सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवन और स्वागत है सभी बैंकर से एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे भाई, जो आपका एग्जाम होता है सब स्टाफ टू क्लरिकल और क्लरिकल टू ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन आपके पास कराई जा रही है। और दो टॉपिक हम इसमें कर चुके हैं। जो फर्स्ट हमने टॉपिक किया था वो किया था आरबीआई एक्ट, और दूसरा हमने टॉपिक किया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। दोनों को दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार आपके पास इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। और आरबीआई जो टॉपिक है मैंने उसका जो मॉक टेस्ट कर लिए हैं। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। जो आपके पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके दो मॉक टेस्ट हम लेकर आएंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो पीछे से आपकी रिवीजन साथ के साथ चलती रहे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सारा का सारा सिलेबस बिल्कुल फ्री में कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है, वाई वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एनेक्टेड। कि भाई जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है वो बनाया क्यों गया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही है। तो देखिए ये था हमारे पास, टू कंसोलिडेट अमेंड बैंकिंग लॉ एंड रेगुलेट बैंकिंग कंपनीज। कि भाई जो बैंकिंग लॉ है उनको बनाने के लिए, अमेंड करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए और बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, इसके लिए ये लॉ बनाया गया था। सेकंड है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है कितनी तारीख को लागू किया गया था। तो ये हमारे पास था 16 मार्च 1949 को इसको लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड, अर्लियर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज नोन एज। कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम पहले कुछ और था। तो उसका नाम जो था वो हमारे पास था बैंकिंग कंपनीज एक्ट। बाद में इसका नाम चेंज करके कब चेंज हुआ था, 1966 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फोर है, द नेम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम। कब से चेंज किया गया था, तो ये डेट थी हमारे पास 1 मार्च 1966 को इसको चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बिकेम एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। अब जब शुरू में ये बनाया गया था तो ये जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं था। उसके बाद जम्मू और कश्मीर में इसको लागू कब किया गया, तो ये था हमारे पास 1956। सिक्स है हमारे पास, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक्सटेंड्स टू। अब जो अगर बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है कहाँ कहाँ पर लागू होता है, तो वो हमारे पास होता है होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत के अंदर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होता है। 7 है, द BR एक्ट मेनली रेगुलेट्स। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो मेनली क्या रेगुलेट करता है, तो ये हमारे पास होता है बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करने का काम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच एक्ट आल्सो अप्लाइज टू बैंकिंग कंपनी एक्सेप्ट वेयर स्पेशल प्रोविजंस आर मेड इन द BR एक्ट। कि कौन सा जो एक्ट है, विच एक्ट आल्सो अप्लाइज टू बैंकिंग कंपनीज, की जो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर अप्लाई हो सकता है, एक्सेप्ट अगर उसके अंदर कोई अगर स्पेशल प्रोविजन दी गई है, तो दूसरा जो एक्ट कौन सा लागू उसके ऊपर हो सकता है, तो ये हमारे पास होता है कंपनीज एक्ट। वैसे कौन सा एक्ट होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डील्ड विद बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इनमें से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में किसके साथ डील नहीं की जाती है, फिर किससे संबंधित नहीं है, तो ये हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को कलेक्ट करना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच सेक्शन डिफाइंस अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो है कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, तो ये हमारे पास है सेक्शन 5A के अंदर हमारे पास अप्रूव्ड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आर ऑथराइज अंडर विच एक्ट। जो अप्रूव्ड सिक्योरिटी हम 5A में पढ़ते हैं वो कौन से एक्ट के अंदर ऑथराइज्ड होती है, तो ये हमारे पास होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर वो ऑथराइज होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 12, अंडर
विच सेक्शन ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट आर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ऑथराइज्ड। तो किसके अंदर है ये, कौन सा सेक्शन के अंदर होता है, सेक्शन 20 के अंडर, यानी कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है कि अप्रूव्ड सिक्योरिटी होगी, तो ये हमारे पास किसके अंदर है, सेक्शन 20। 13 है विच सेक्शन डिफाइंस बैंकिंग। ठीक है, ये हम कई बार पढ़ते हैं और आरबीआई एक्ट में भी हमने पढ़ा था कि भाई ये आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो बैंकिंग है, जो बैंकिंग वर्ड है उसको डिफाइन कहाँ पे किया गया है, उसको आरबीआई के एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, और ये डिफाइन हमारे पास किया जाता है सेक्शन 5B के अंदर। नेक्स्ट आता है, अब 5B भी आ सकते हैं, सीधा आपके पास ये आ सकता है कि सेक्शन 5। 14 है बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम होम। कि भाई बैंकिंग का मतलब क्या है कि भाई डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, किससे जो एक्सेप्टिंग करनी है, तो ये हमारे पास होता है पब्लिक, पब्लिक से जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है 15, डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड मेनली फॉर। अब जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं पब्लिक से, वो किसके लिए मेनली जो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, किसी भी कंपनी जो बैंकिंग कंपनीज के पास, तो ये हमारे पास होता है, इसका पर्पज होता है लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पैसा पब्लिक से डिपॉजिट कराया जा रहा है बैंक के अंदर, उसका यूज क्या किया जाता है, या तो लैंडिंग के लिए, किसी अब जिसके पास ज़्यादा थे उसने जमा करा दिए, जिसको जरूरत थी उसने बैंक से ले लिया, यानी कि लैंडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। क्वेश्चन 16 आता है डिपॉजिट्स आर रीपेएबल। तो डिपॉजिट्स रीपेएबल कब होते हैं, ये हमारे पास होता है ऑन डिमांड और अदरवाइज। ठीक है, अब डिपॉजिट आर रीपेएबल का मतलब क्या है कि भाई जो डिपॉजिट हम ऊपर हमने पढ़ा कि पब्लिक से डिपॉजिट लिया जाता है, तो उस डिपॉजिट की बात की जा रही है कि वो जो डिपॉजिट है वो रीपेएबल कब होता है ऑन डिमांड। जब भी, यानी कि अगर मैंने जमा कराए हैं तो जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसको ले सकता हूँ। क्वेश्चन 17 है डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन बाय। अब जो डिपॉजिट्स है उसको कैसे लिया जा सकता है वापस, यानी कि जो कस्टमर है चेक के थ्रू ले सकते हैं, ड्राफ्ट के, ऑर्डर और अदर मोड, ऑल ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास, ऑल ऑफ द अबोव। यानी इन सभी तरीकों से कोई भी कस्टमर जिसने डिपॉजिट कराया है वो अपना विड्रॉ करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच सेक्शन डिफाइंस डिमांड लाइबिलिटीज एंड टाइम लाइबिलिटी। कौन सा सेक्शन है जो डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी को परिभाषित करता है, तो ये हमारे पास होता है सेक्शन 5F। 19 है डिमांड लाइबिलिटीज आर पेबल। डिमांड लाइबिलिटीज पेबल कैसे होती है, तो ये हमारे पास अब नाम से ही पता चल रहा है, ये होती है ऑन डिमांड, जैसी डिमांड की जाएगी ये पेबल होती है। और टाइम लाइबिलिटी आर रीपेएबल, टाइम का मतलब टाइम पे होगी, एक फिक्स टाइम होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, टाइम में टाइम पे होती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और डिमांड में ऑन डिमांड। 21 है विच सेक्शन डिफाइंस सिक्योर्ड लोन और एडवांस। सिक्योर्ड लोन और एडवांस के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, ये हमारे पास है सेक्शन 5N। तो साथ के साथ आपकी जो रिवीजन होती रहे, इसीलिए आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आते हैं। अब आपको भी इसमें करते रहना अपना साथ में, और देखना कि आपकी कितनी जो तैयारी चल रही है। अगर आपके 50 में से अगर 40 से अबोव आ रहे हैं तो आपका बहुत ही अच्छा जो प्रिपरेशन चल रही है। नेक्स्ट है 22, ए सिक्योर्ड लोन इज बैक्ड बाई। अब जो सिक्योर लोन हम बोलते हैं कि सिक्योर है, तो वो सिक्योर कैसे होता है, किस तरीके से उसको सिक्योर किया जाता है, तो ये हमारे पास होता है कि मॉर्गेज सिक्योरिटी या फिर एसेट, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को, मान लो किसी थिंग्स को क्या करा जाए, उसको मॉर्गेज किया जाता है, या फिर कोई एसेट रख लिया जाता है जिसके एवज में लोन दिया जाता है, एडवांस दिया जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं सिक्योर्ड लोन। नेक्स्ट आता है 23rd, द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी शुड बी। अब जो सिक्योरिटी ली गई है उसकी मार्केट वैल्यू किस हिसाब से होनी चाहिए, तो ये हमारे पास होता है कि नॉट लेस देन द लोन अमाउंट। कि अगर आप कोई
लोन देना आपने और आप जो सिक्योरिटी रखवा रहा है जो कोई कस्टमर 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए कभी भी आप या 1 लाख से ऊपर लोन आप कभी भी नहीं दे सकते। उसके अंदर कुछ मार्जिन रहेगा 15, 20, 30% का, उससे नीचे ही आप हमेशा दे सकते हो। यानी कि जो लोन दिया जाएगा और जो सिक्योरिटी रखी जा रही है उस सिक्योरिटी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू उस लोन से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। 24 है, विच सेक्शन स्पेसिफाइज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस दैट बैंकिंग कंपनीज में अंडरटेक, कि कौन सा सेक्शन है जो कि बिजनेस फॉर्म के बारे में बताता है जो कि बैंकिंग कंपनी कर सकती है, क्या क्या काम यानी कि कर सकता है। तो ये सेक्शन हमारे पास होता है सेक्शन 6(1) में बताया गया है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी है कौन कौन से बिजनेस वो कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमिटेड बिजनेस अंडर सेक्शन 6(1)। अब हमने पढ़ लिया कि सेक्शन 6(1) में हमें बताया जाएगा कौन कौन से बिजनेस कर सकती है, तो उसी के बारे में बोला गया कि भी कौन कौन से बिजनेस वो हो सकते हैं। तो ये हमारे पास रहेंगे, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, लेंडिंग एंड बोरिंग मनी, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज, ऑल ऑफ द अबोव। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि सारे के सारे जो काम है जो कि एक बैंकिंग कंपनी कर सकती है। 26 है, विच फैसिलिटी कैन ए बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड अंडर सेक्शन 6(1)। कौन सी जो फैसिलिटी है एक बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड कराती है सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास होता है लॉकर फैसिलिटी जो है बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड कराती है। अभी इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर एक बैंकिंग कंपनी हर एक ब्रांच के अंदर लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। 27 है, ए बैंकिंग कंपनी में इशू विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 6(1)। एक बैंकिंग कंपनी जो है जो सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा इशू कर सकती है। तो ये हमारे पास होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। पासपोर्ट करना बैंकिंग कंपनी काम नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर सकती है। 28 है, बैंकिंग कंपनीज में कैरी ऑन इंश्योरेंस बिजनेस ऑन। किसके आधार पर कर सकते इंश्योरेंस, तो ये हमारे पास होता है कमीशन बेस पे ये जो इंश्योरेंस कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए बैंकिंग कंपनी में एक्ट एज ए बैंकिंग कंपनी किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, किस तरीके से एक्ट वो कर सकते हैं। तो होता है एक ट्रस्टी के रूप में, एग्जीक्यूटर के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या जाएगा, इन सभी के रूप में, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये सारे काम एक बैंकिंग कंपनी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच सेक्शन रिस्ट्रिक्ट ए बैंकिंग कंपनी फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी बिजनेस अदर देन दोज स्पेसिफाइड। कि भाई कौन सा जो सेक्शन है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है किसी बैंकिंग कंपनी को ऐसा बिजनेस करना जो कि क्या किया गया है, यानी कि जो सेक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया गया है ऐसे बिजनेस ना करे एक बैंकिंग कंपनी, तो ये कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया है। तो ये हमारे पास होता है सेक्शन 6(2) के अंदर बताया गया है कि भाई कौन कौन से काम जो नहीं करने हैं और यानी कि उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। 31 है, ए बैंकिंग कंपनी कैन नॉट अंडरटेक एनी बिजनेस अदर देन दोज स्पेसिफाइड अंडर। कि भाई एक बैंकिंग कंपनी है जो कि इन कामों के अलावा और कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती। तो ये बिजनेस कौन कौन सा है, ये कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ये हमारे पास है सेक्शन 6(1), ठीक है। सेक्शन 6(1) में हमने पढ़ा कि भाई कौन कौन से काम, कौन कौन से बिजनेस एक बैंकिंग कंपनी कर सकते हैं, उनके अलावा जो भी बिजनेस है वो बैंकिंग कंपनी नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच सेक्शन डील्स विद द यूज ऑफ वर्ड्स बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। कौन से सेक्शन के अंदर ये बताया गया है भी कि कोई भी बैंक जो है वो इन 3 वर्ड का यूज कर सकता है, बैंक, बैंकिंग या फिर बैंकिंग कंपनी। तो ये हमारे पास होता है सेक्शन 7 के अंदर ये बताया गया है। 33 है, एवरी बैंकिंग कंपनी इन इंडिया मस्ट यूज विच वर्ड इन इट्स नेम। कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी बैंकिंग कंपनी है उनको एक वर्ड यूज करना होता है अपने नाम के अंदर। तो वो वर्ड कौन सा हो सकता है, तो होता है हमारे पास या तो बैंक होगा, बैंकिंग होगा या फिर बैंकिंग
कंपनी, इन तीनों में से एक वर्ड आपको जरूर यूज करना, जैसे SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, ठीक है। तो सभी में इन 3 वर्ड में से एक वर्ड जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच सेक्शन रिस्ट्रिक्ट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कौन सा जो सेक्शन रिस्ट्रिक्ट करता है? तो ये हमारे पास होता है सेक्शन 8 में बताया गया है भी कि कौन कौन सा जो एक्टिविटीज है बैंकिंग कंपनी नहीं करेगी। 35 है, ए बैंकिंग कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि भाई एक बैंकिंग कंपनी है वो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली क्या काम नहीं कर सकती है। तो ये हमारे पास होता है बाई, सेल और बार्टर गुड्स फॉर ट्रेड, यानी कि वो बाई और सेल नहीं कर सकती डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुड्स कैन बी सोल्ड बाई ए बैंक ओनली फॉर। अब वैसे तो बोला गया कि भाई कोई भी गुड्स जो बैंकिंग कंपनी सेल या परचेज नहीं करेगी, लेकिन अगर वो करती है तो किस केस में वो ऐसा कर सकता है कोई भी बैंकिंग कंपनी? तो ये हमारे पास है कि भाई रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, यानी कि जो सिक्योरिटी उसके पास रखी गई थी, अगर कस्टमर लोन नहीं दे पाता तो उस सिक्योरिटी को वो सेल सोल्ड कर सकती है। 37 है, विच सेक्शन डील्स विद डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। कौन सी सेक्शन में बताया गया है कि भी नॉन बैंकिंग एसेट्स का डिस्पोजल किया जा सकता है? तो ये हमारे पास सेक्शन 9। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 38, ए बैंक कैन नॉट होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन, कि भाई कोई भी बैंक है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जैसे आपके पास होगी प्रॉपर्टी होगी, जैसे जमीन हो गई, उसको आप मूव नहीं कर सकते तो वो होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कितने साल तक उसको होल्ड करके रखा जा सकता है? उससे ज़्यादा उसको होल्ड करके नहीं रखा जा सकता। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास होता है 7 साल। क्वेश्चन नंबर 39 है, RBI में एक्सटेंड द अबोव पीरियड बाई। अब जो RBI है इस पीरियड को आगे बढ़ा भी सकता है। तो ये पीरियड कितना बढ़ाया जा सकता है? 5 साल इसको और बढ़ाया जा सकता है। अब ये किस केस में बढ़ाया जा सकता है, या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इतने टाइम पीरियड से ज़्यादा बैंक के पास रखी जा सकती है, ये आपको बताना है कमेंट में। क्वेश्चन 40 है, विच सेक्शन डील्स विद टेनर ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई जो मैनेजमेंट है उसका टेनर कितना रहेगा, कार्यकाल कितना रहेगा, ये कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है? तो ये हमारे पास है सेक्शन 10 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 17 नवंबर 2022 अपॉइंटमेंट मे बी फॉर अप टू, कि 17 नवंबर 2022 के बाद गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है कि इसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो कितने टाइम के लिए की जा सकती है? तो ये हमारे पास 10 साल। क्वेश्चन नंबर 42 है, द सुपर एनेशन एज अंडर द नोटिफिकेशन इज, यानी कि सुपर एनेशन का मतलब क्या है? जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उसकी एज इस नोटिफिकेशन के अंडर कितनी रखी गई है? तो ये हमारे पास है 60 ईयर्स है। 43 है, सेक्शन 11 एंड 12 डील्स विद, सेक्शन 11 और 12 में किसके बारे में बताया गया है? तो ये हमारे पास है कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है? कि जो मैनेजमेंट है उसकी वोटिंग। 44 है, द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर डोमेस्टिक बैंक। पेड अप कैपिटल भी आपको याद होना चाहिए, RBI का आपको पता है कितना है, कमेंट में बताना आपने। अब आपके पास है मिनिमम पेड अप कैपिटल डोमेस्टिक बैंक के लिए कितना होगा? तो ये हमारे पास होता है 5 लाख। और द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर फॉरेन बैंक के लिए कितना हो सकता है? ये होता है 15 लाख। क्वेश्चन नंबर 46 है, द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर ए फॉरेन बैंक हैविंग ए ब्रांच इन मुंबई एंड और कोलकाता। अब एक फॉरेन बैंक है जिसकी ब्रांच मुंबई या कोलकाता के अंदर है, तो उसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा?
तो ये हमारे पास होता है 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 47 है द रेशो ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज। कितनी जो रेशो इसके अंदर होनी चाहिए वो होता है 4:2:1, यानी कि ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बीच की रेशो। क्वेश्चन नंबर 48 है मैक्सिमम वोटिंग राइट फॉर ए शेयर होल्डर आर। अब कोई शेयर होल्डर है बैंकिंग कंपनी के अंदर, तो उसका जो वोटिंग राइट्स है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ये हमारे पास होता है 10%। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास ए बैंक कैन नॉट पे कमीशन, ब्रोकेज और डिस्काउंट एक्सीडिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ इट शेयर्स। कि भाई जो बैंक है वो कमीशन, ब्रोकेज या डिस्काउंट नहीं पे कर सकता अपने पेड अप कैपिटल के शेयर से कितना ज़्यादा वो नहीं कर सकता, यानी कि कितनी उसकी लिमिट है। तो ये लिमिट हमारे पास होता है 2.5%। क्वेश्चन नंबर 50 है ए बैंक कैन नॉट डिक्लेयर डिवाइडेंड अंटिल। कि भाई जो बैंक है वो अपना डिवाइडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। कब तक डिक्लेयर नहीं कर सकता, ये हमारे पास आता है जब तक कि ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस आर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। जब तक कि जो उनके एक्सपेंस है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो गए, यानी कि जो उनकी देनदारी है वो जो अगर बची है वो पे नहीं की गया है तो पहले वो पे करना होता है। उसके बाद जो प्रॉफिट है, डिविडेंड है, उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। ये हमने आरबीआई एक्ट में भी पढ़ा था और यहाँ पे इसके सारे के सारे आंसर आपको दिए गए हैं। अब कोई भी आपको इसमें डाउट होता है, कोई आपको लगता है कि आंसर गलत है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि उसका सुधार किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके, ताकि और बच्चे जो इस मॉक टेस्ट को देखेंगे वो ये गलती ना करें। जो भी आप कमेंट करोगे उसको पिन वहाँ पे कर दिया जाएगा अगर कोई आपको लगता है इसमें कोई क्वेश्चन गलत, कोई आंसर गलत होता है। तो इस वीडियो में तो नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।